ओके, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ वर्ड जब हम यूज करते हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब हम यूज करते हैं कहीं पर, तो उसका मतलब होता है जो सेल्स से रिलेटेड हो। फर्स्ट थिंग, सेल्स के फंक्शन, सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानना और उसकी स्टडी करना। तो फिजियोलॉजी, हम जब भी आपसे बात करी अभी तक, तो फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन। तो सेल्यूलर लेवल पे सेल्स के फंक्शन क्या होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, इस टॉपिक में हम वही देखेंगे, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल तक कैसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पहुंचते हैं, या फिर सेल के स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे हेल्प करता है आपको फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। Okay, so during अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। So we will continue now. Okay. So introduction to cells and cell theory. So cells smallest living unit in the body. ये हमने पहले भी क्लासेस हुई हैं, जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास हुई थी उसमें भी डिस्कस करा था। तो सेल्स आर स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट इन द बॉडी। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट इन द बॉडी। सबसे छोटे लिविंग यूनिट बॉडी में सेल्स होते हैं। ओके, so cells are the smallest living unit in the body. Now, could not be examined until invention of microscope. तो माइक्रोस्कोप आने से पहले हम सेल्स को एग्जामिन भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये नेकेड आई से विजिबल नहीं है, हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते, इतने छोटे लेवल पे होते हैं। ओके, सो आप इसका डायमीटर भी देखेंगे तो 0.1 mm, 0.1 mm, 1 mm का भी 10वां हिस्सा। तो इतने छोटे सेल्स होते हैं, तो उसको आंखों से देख पाना पॉसिबल नहीं है, माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। ईच सेल मेंटेन होम्योस्टेसिस एट सेल्यूलर लेवल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ईच सेल मेंटेन होम्योस्टेसिस एट सेल्यूलर लेवल। सो सेल्स भी अपना एक एक सेल अपना भी होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है अपने सेल्यूलर लेवल पर। तो अगर कोई एक सेल है, मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं, ये एक सेल है, तो ये सेल भी अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है, ताकि इसका फंक्शन भी ऑप्टिमली होता रहे। ठीक है, अगर ये सेल अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा अपने सेल्यूलर लेवल पे, और ऐसे ही बहुत सारे सेल अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं करते, तो बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो सेल से ही होम्योस्टेसिस शुरू होता है। सेल्स अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं, इसी वजह से बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। ओके, coordinated activities of cells allow homeostasis at higher organization levels। तो जो अभी मैंने आपको बताया, जब सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, एक सेल खुद का होम्योस्टेसिस भी अगर मेंटेन करके रखता है अपने तक, तो ऐसे ही जब बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे मतलब लाखों करोड़ों सेल्स एक साथ होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, तब जाके आपका बॉडी बॉडी होम्योस्टेसिस जो होता है, इंटरनल बॉडी जो हम बात कर रहे हैं जब से होम्योस्टेसिस की, वो मेंटेन होता है, तब जाके वो मेंटेन हो पाता है। ओके, तो homeostasis at higher organization levels is maintained due to coordinated activities of cells. Now there are some cell theories, जो तीन सेल थ्योरीज यहाँ पर आप देख सकते हैं।
पहली है, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारी जिस बॉडी जो बनी है वो सेल से ही बनी है। इसको हम आगे और अच्छे से डिफाइन भी करेंगे। तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल्स से ही बनी है। सेल्स हमारे मेन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, और उन्हीं की वजह से हमारे फंक्शन हो पाते हैं। ठीक है। ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो भी नए सेल्स होते हैं बॉडी में बनते हैं, वो पहले से जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी डिवीजन से बनते हैं। तो यहाँ पर दिखा रखा है, एक सेल पहले से प्रेजेंट था, वो उसने ग्रोथ करी, ग्रोथ के बाद में उसने डिवीजन हुआ, बंटवारा हुआ, या फिर आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन हुआ, जैसे भी आप इसको बोले। तो ग्रोथ के बाद में वो डिवाइड हुआ, डिवाइड होके उसने दो नए सेल बनाए, डिवाइड होके उसने दो नए सेल बनाए। ठीक है। सो सेल ग्रोथ हुई, सेल की ग्रोथ हुई, वो डिवाइड हुआ, और उसके बाद नए सेल्स बने। तो ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो पहले से जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनके डिवीजन से ही नए सेल्स बनते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दिस, जो पहले से सेल्स प्रेजेंट है उन्हीं की डिवीजन से नए सेल्स बनते हैं। Cells are the smallest unit that perform all vital physiological functions. All vital physiological functions. Smallest unit, smallest unit that perform all vital physiological functions. Physiological functions. तो जब भी हम सेल्स की बात करते हैं, तो सेल्स अपने सारे जितने भी वाइटल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में, वो सेल्स खुद से कर पाते हैं। तो आप इसमें देख भी सकते हैं, O2 इनटेक करना, O2 को लेना, वैसे ही CO2 जो प्रोड्यूस होता है उसको बाहर करना सेल से, या एक्सक्रीट आउट करना, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर पहुंचाना, एक्सक्रीट आउट करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, ये सारे काम एक सेल खुद से कर सकता है। तो एक सिंगल सेल कैपेबल है ये सारे वाइटल फंक्शन करने की। और यही खासियत होती है सेल्स की, जब ये सारे काम वो कर पाते हैं सेल्स, इसीलिए सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं, क्योंकि यही फंक्शन डिसाइड करते हैं एक ये टिश्यू का, एक ऑर्गन का। यही आपके मिल के सारे काम करते हैं। जब सारे एक सेल होता है वो सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। जब ऐसे ही मिलके बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होकर एक ही फंक्शन करते हैं, एक ही जैसे फंक्शन करते हैं, तो वो टिश्यू बनता है। हम ये पहले बता चुके हैं। तो टिश्यू का फंक्शन सेम रहता है, एक टिश्यू का फंक्शन सेम रहता है। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। cells cells differentiate for specialization. Cells differentiate for specialization. तो जब भी हम सेल्स की बात करते हैं, तो आपको ये तो पता ही है कि हमारी पूरी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है बर्थ से पहले सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से बनती है। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से, एक सिंगल सेल से हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी जितने भी ऑर्गन्स हैं अलग अलग, वो सब एक सेल से बनते हैं। लेकिन सारे ऑर्गन्स का फंक्शन अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आई की बात करते हैं तो उसका फंक्शन अलग है, टंग का फंक्शन अलग है, वैसे ही हार्ट का फंक्शन अलग है, किडनीज का फंक्शन अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना अलग फंक्शन है। तो ऐसा हो कैसे पाता है? सेल तो एक ही था पहले शुरू में, वो डिफ्रेंशिएट करता है। डिफ्रेंशिएट का मतलब है वो अपने हिसाब से, आपके डीएनए के हिसाब से चेंजेस करता है अपने सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स में, डिवाइड होता है, ग्रो होता है, फिर वो अपने हिसाब से चेंजेस करना शुरू कर देता है सेल्यूलर स्ट्रक्चर में। तो आप देखेंगे जैसे ही ग्रोथ होती है, जैसे ही ग्रोथ होती है, वैसे ही चार टाइप के अलग अलग टिश्यूज आप इसमें देख सकते हैं। ओके, बॉडी में ये चार टाइप के आप एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यूज एंड न्यूरल टिश्यूज। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज बनते हैं।
ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक मसल टिश्यू और न्यूरल टिश्यूज में जितने भी आपके सेल्स होंगे वो सारे न्यूरॉन्स होंगे। ओके, सो न्यूरॉन्स मिलकर बनाते हैं आपके न्यूरल टिश्यू को बनाते हैं न्यूरॉन्स, वो सारे एक जैसे ही होते हैं। फिर वैसे ही मसल्स में भी सारे सेल्स एक जैसे ही होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, सबके फंक्शन एक होते हैं, प्रॉपर्टीज एक होती हैं, तो ऐसे करके सेल डिवीजन होता है। तो all cells in the body come from a single fertilized ovule. All cells in the body come from a single fertilized ovule, start with a single cell, yet end with wide variety of cell size, shape, and function. Fertilized ovule contains genetic potential to become any cell. Fertilized ovule fertilized ovule genetic contains genetic potential to become any cell to become any cell। तो फिर से इसको एक बार देखते हैं। जितने भी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, एज एन जब भी बाय आफ्टर बर्थ आप देखते हैं एक चाइल्ड में प्रेजेंट होते हैं, तो वो सारे सेल्स एक ही सेल से डेवलप होते हैं, एक ही सेल से। फर्टिलाइज्ड ओव्यूम, तो एक ही सेल से हमारी पूरी बॉडी बनती है, डेवलप होती है। नाउ एक सेल आपके इतने सारे सेल्स में बदल सकता है, डेवलप हो सकता है, तो वो कैसे हो पाता है? इतने सारे सेल हैं जो अभी हमने देखा, सबका साइज अलग है, शेप अलग है, फंक्शन अलग है। अब मसल टिश्यू का फंक्शन अलग है, न्यूरल टिश्यू का फंक्शन अलग है, नर्व सेल्स का फंक्शन अलग है, मसल सेल्स का फंक्शन अलग है। रीजन, साइज अलग है, शेप अलग है, फंक्शन अलग है। तो बने लेकिन सारे एक ही से हैं। तो इसके पीछे जो कारण होता है वो होते हैं जेनेटिक। सो जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओव्यूम होता है उसके पास ये क्षमता होती है, जो हमारा फर्टिलाइज्ड ओव्यूम होता है उसके पास ये क्षमता होती है कि वो अपने हिसाब से किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो मान लीजिए एक सेल था, एक से दो हुए, दो से चार हुए, चार से आठ, 16 ऐसे करके बढ़ रहे हैं। एक टाइम आता है कि उनको अलग अलग सेल्स में डिवाइड होना पड़ता है, कि कुछ सेल्स एपिथेलियल टिश्यू बनेंगे, कुछ सेल्स कनेक्टिव टिश्यू, ये डिसाइड करना पड़ता है। तो इनके पास में ऐसी क्षमता होती है जो सेल्स के पास में, कि ये किसी भी एक पर्टिकुलर सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाए। ये सारे सेम है, लेकिन इसको कन्वर्ट होना है इसमें कनेक्टिव टिश्यू में, इसमें से कुछ को कनेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट होना है, इसमें से कुछ को मसल टिश्यू में कन्वर्ट होना है, इसमें से कुछ को एपिथेलियल टिश्यूज में कन्वर्ट होना है, इसको न्यूरल सेल्स में कन्वर्ट होना है। तो इनके पास ये क्षमता होती है कि ये आपस में चेंज कर पाए अपने साइज और स्ट्रक्चर में, ताकि वो अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो पाए। ये क्षमता जेनेटिकली प्रेजेंट होती है। ओके, सो ये जेनेटिकली प्रेजेंट होती है। First cell divisions create smaller parcels of cytoplasm. Regional differences in original ovum cytoplasm means now different composition of cytoplasm resulting in daughter cells. तो इसका importance इतना नहीं है, बस आप ये याद रखिए, cell differentiation is the process of gradual specialization। धीरे धीरे एक सेल को स्पेशलाइज होना पड़ता है एक स्पेसिफिक सेल टाइप में, वेदर इट इज मस्कुलर टाइप और न्यूरल टाइप और एपिथेलियल टिश्यू टाइप। तो एक उसमें कन्वर्ट होना पड़ता है, स्पेशलाइज होना पड़ता है, उसके सारे फंक्शन उसको करने होते हैं, और उसके जैसे ही साइज एंड स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। बॉडी ने ये धीरे धीरे इवॉल्व करा है डीएनए के थ्रू। डीएनए हमारा जो इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, तो हमारा ह्यूमन डीएनए धीरे धीरे इवॉल्व होता है, तो वो सेलुलर स्ट्रक्चर पे सबसे पहले चेंजेस लाता है। सेलुलर स्ट्रक्चर पे चेंजेस आने के बाद में ही
आपके टिश्यू लेवल पे या ऑर्गन लेवल पे चेंजेस आते हैं। तो नाउ बैक टू द सेल। Cells are the smallest living units of life. Cells are the smallest living units of life. तो सेल को जब भी हम देखते हैं तो सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है, लाइनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो जिनसे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब है सेल से बाहर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब है सेल से बाहर की तरफ। ओके, देन कम्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, या फिर आप इंटरसेलुलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म। ओके, सो इसमें सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सिलिया, फ्लैजेला, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, माइक्रोविली, साइटोस्केलेटन। फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे हर एक स्ट्रक्चर को। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। तो इन सब का अपना अपना फंक्शन होता है एक सेल के अंदर, और ये सारे सारे मिलके फंक्शन करते हैं। साइटोसोल के। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट है फिजियोलॉजी में समझने के लिए भी। आपको ये इम्पोर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों आनी चाहिए समझ में, उसका रीजन अभी आपको आगे पता लगेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो आपकी सेल की आउटर लेयरिंग होती है, लेयर्स होती हैं सेल के बाहर में, जो आपकी सेल्स को डिवाइड करती है इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो सेल्स की एक लेयर होती है, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल्स, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? फिजिकल आइसोलेशन। फिजिकल आइसोलेशन, तो ये सेल को डिवाइड करती है या सेल्स को आइसोलेट करती हैं बाहर के एनवायरनमेंट से। ओके, बाहर के एनवायरनमेंट से, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से, बाहर के और सेल से, दूसरे सेल से ये आइसोलेट करती हैं। आइसोलेट का मतलब है अलग करना, तो उनसे अलग करने में हेल्प करती हैं। रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जब भी हम सेल की बात करते हैं तो उसको फंक्शन करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो सब प्रेजेंट होता है बाहर, सेल के बाहर। तो सेल के बाहर अगर कोई चीज प्रेजेंट है और सेल को चाहिए, तो उसको रेगुलेट करने में जो हेल्प करता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रेगुलेट करने का मतलब है उसको, उस काम को करने के लिए जो हेल्प करता है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी आपके सेल्स के फंक्शन है उनको पूर्ति करने उसकी पूर्ति करने के लिए जो भी आपको चीजें चाहिए, चाहे वो बाहर से चाहिए हो या अंदर से बाहर भेजनी हो सेल्स के, वो सारा काम आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। वो उसमें हेल्प करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। ओके। सेंसिटिविटी टू एनवायरनमेंट। सेंसिटिविटी टू एनवायरनमेंट, तो आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से सेल को तैयार करना, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस करती है, सेंस करती है, और उसके हिसाब से सेल्स को बताती है कि व्हाट इज द नीड, अभी क्या करने की जरूरत है। ओके। स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट,
हमारी बॉडी में जैसे बोन्स हमें सपोर्ट करती हैं, हमारी बॉडी को खड़ा रखती हैं, मेंटेन रखती है, एक पोस्चर देती हैं, वैसे ही सेल्स को जो सपोर्ट देते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देती है। ओके, तो सेल्स की जो साइज है, शेप है, उसको मेंटेन करने के में जो हेल्प करती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। लिपिड बायलेयर, लिपिड बायलेयर प्रोवाइड्स आइसोलेशन। सो लिपिड बायलेयर को हम आगे देखते हैं। लिपिड बायलेयर, लिपिड बायलेयर, उसको अभी हम आगे देखेंगे। प्रोटीन्स परफॉर्म मोस्ट अदर फंक्शंस, प्रोटीन्स परफॉर्म अदर फंक्शंस। तो प्रोटीन्स हमने क्लास में भी डिस्कस करा था पहले भी। सेल्स के सर्वाइवल के लिए प्रोटीन्स बहुत जरूरी होते हैं। तो जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन सेल्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जो सेल्स के बहुत सारे फंक्शन हैं वो प्रोटीन के द्वारा ही होते हैं, वो प्रोटीन ही कर पाते हैं। ओके, सो प्रोटीन की कमी होना या प्रोटीन में कोई भी चेंजेस आना, वो हमारे सेल्स के लिए अच्छा नहीं होता। ओके, सो सेल्स हमारे जब भी काम करते हैं, वो प्रोटीन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नाउ फोस्फोलिपिड bilayer, phospholipid bilayer, phospholipid bilayer. Now see this part of the slide, this part. Okay, phospholipid bilayer. तो अगर हम देखें तो ये जो राउंड स्ट्रक्चर है रेड कलर में, ये फोस्फेट है, फोस्फेट, फोस्फेट। और जो ये नीचे वाला एरिया है, ये टेल होता है, इसको हम बोलते हैं टेल। हाइड्रोफोबिक होती है हेड एंड हाइड्रोफोबिक होती है टेल। तो इसको भी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो हमारी जो सेल की लेयर होती है वो कुछ इस प्रकार दिखती है। ठीक है, सो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब बाहर, सेल के बाहर की तरफ। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर की तरफ। तो आप देखोगे दोनों साइड पे जो ये रेड स्ट्रक्चर है, हेड है, ये दोनों साइड पे, अंदर या बाहर, दोनों साइड पे ये प्रेजेंट होती है, और फिर जो टेल है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है आपस में। ओके, सो फोस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब होता है, फोस्फो मतलब फॉस्फेट, लिपिड मतलब रिलेटिंग टू फैट और समथिंग। ओके, फोस्फो, फॉस्फेट, लिपिड। बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब होता है दो, लेयर मतलब, लेयर मतलब कवरिंग, और आप कह सकते हैं बाई लेयर। ओके, सो दो लेयर्स होती हैं। हेलो, हेलो, इज देयर एनी डाउट टू समवन? No, sir. ओके, ओके, सो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो दो लेयर होना, उसको हम बाइलेयर बोलते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, ये दोनों मिलके आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ओके, सो दो लेयर बन के बाइलेयर बनी, और उन दोनों लेयर्स ने हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाया। एक ये है और एक ये है, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। ठीक है, तो अब इसमें दो टर्म यहाँ पर लिखे हुए हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो इसमें होता क्या है, हाइड्रोफोबिक का मतलब है जो, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी, फोबिक मतलब डरना, फोबिक मतलब डर। तो जो आपकी ये टेल्स होती हैं, जो ये येलो कलर में टेल्स दिखा रखी हैं, ये जो हैं पानी से दूर भागती हैं। दूर भागने का मतलब है पानी को अपने आसपास नहीं आने देती।
और जो ये हाइड्रोफिलिक लेयर है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक जो ये आपको रेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, राउंड राउंड से, ये है आपके हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर्स। ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। इनका काम होता है जो वाटर कंटेंट है, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब जो उसके साथ में बॉन्ड बनाना चाहता हो या रिएक्शंस करना चाहता हो, तो हाइड्रोफिलिक। तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो शीट से बनी हुई है, ये हमें पता लग गया। दो कंपोनेंट्स हैं, एक फॉस्फोइट कंपोनेंट है, एक लिपिड कंपोनेंट है, ये भी पता लग गया। एक पानी से दूर भागता है, या फिर पानी से, यू कैन से पानी से या वाटर से दूर भागता है, और एक अपने पास में आने देना चाहता है। ठीक है। तो दो लेयर फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है सेल्स पे। तो सेल्स हम अभी देख रहे थे, तो इस पे जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है। तो phospholipid bilayer. A phospholipid molecules consist of polar phosphate head. तो ये जो रेड पार्ट है आपका फॉस्फेट से बना हुआ है, which is hydrophilic, and a non-polar lipid tail. Non-polar lipid tail, ये लिपिड से बनी हुई टेल है, which is hydrophobic. हाइड्रोफोबिक जो पानी से डरता है, या फिर आसान भाषा में जो पानी से डरता है, या फिर टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बोले तो उसके साथ में रिएक्शन नहीं करना चाहता पानी के साथ में। ओके। तो ये आपका मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। नाउ फॉस्फोलिपिड बायलेयर कंसिस्ट ऑफ टू एडजेसेंट शीट ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो दो शीट्स हैं, एक और दो, अरेंज टेल टू टेल। टेल टू टेल मतलब आपस में अगर आप देखोगे तो टेल और टेल में कम्युनिकेशन हो रखा है। ठीक है। तो टेल टू टेल अरेंज हो रखी हैं। The hydrophobic tails associate with one another, forming the interior of the membrane. The polar heads contact the fluid inside and outside of the cell. तो जो हमारे रेड स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं पोलर हेड्स हैं, या फिर लिपिड पार्ट है, फॉस्फेट पार्ट है, वो हमारा फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है। जो ये रेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये यहाँ पर ये हमारे फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आती है। टेल नहीं आती क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होती है। वो ये पानी के साथ में नहीं आना चाहती रिएक्शन में। तो अब हम इसको थोड़ा और अगर अच्छे से देखें, अगर हम इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन को, तो सेल मेम्ब्रेन में हमने अभी बात करी थी कि सेल्स को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन्स ही हेल्प करते हैं सेल्स के फंक्शंस में। तो सेल्स के फंक्शन के लिए जब हम बात करते हैं, तो वो मेम्ब्रेन में ही प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर ही वो प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखो, ये सारी बायोफॉस्फेट लिपिड बायोफॉस्फेट लिपिड लेयर है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर है। ओके। तो आप इसमें देख सकते हैं दो लेयर हैं, वही रेड स्ट्रक्चर्स, वही टेल है, अरेंज हो रखी हैं एक लेयर में, एक मेम्ब्रेन बनाई है। और इसी के बीच में नीले रंग में आप जितने भी देख रहे हैं, नीले रंग में जितने भी हैं, ये क्या है? प्रोटीन्स हैं। ये क्या है? प्रोटीन्स हैं। ये जितने भी आप नीले स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये सारे प्रोटीन हैं। सो प्रोटीन ही हेल्प करते हैं किसकी? सेल्स की फंक्शन को पूरा करने में। तो सेल फंक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रोटीन, टाइप ऑफ प्रोटीन, एंड द फंक्शन ऑफ प्रोटीन. So cell function depends on the type of protein, the shape and size of protein, and the function of protein. Okay. Now coming further to this, what are the types of the proteins? So anchoring proteins. Anchoring proteins.
attach the plasma membrane to other structures and stabilize its position. Inside the cell, membrane proteins are bound to cytoskeleton. So membrane या एंकरिंग प्रोटीन। एंकर का मतलब होता है जो चीज किसी दूसरी चीज से जाके अटैच हो पाए, उसे हम एंकर बोलते हैं। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर को, उसके साइज को मेंटेन करने के लिए ये प्रोटीन्स दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ में जाके अटैच हो जाते हैं ताकि सेल्स की पोजीशन जो है वो स्टेबलाइज रहे। ओके, रिकॉग्निशन प्रोटीन्स, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। रिकॉग्निशन proteins are detected by cells of immune system are detected by cells of immune system. Enzyme in plasma membrane may be integral or peripheral protein. So recognition proteins का काम होता है, ये होते हैं इम्यूनिटी से, आपके जो इम्यून सिस्टम है उसमें ये रिकॉग्नाइज होने का काम होता है, रिकॉग्नाइज होते हैं और उसी की वजह से जो आपके इम्यूनिटी लेवल्स है वो मेंटेन करने में हेल्प होती है। रिसेप्टर प्रोटीन, रिसेप्टर जो किसी चीज को रिसीव करे, रिसेप्टर मतलब जो किसी चीज को रिसीव करे। तो प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि सेल्स को फंक्शन करना होता है, ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, CO2 बाहर, अंदर से बाहर की तरफ भेजना होता है। वैसे ही वाटर चाहिए होता है सेल्स को बाहर से अंदर की तरफ। तो वो सारा काम जो है आपके रिसेप्टर प्रोटीन्स करते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन उसमें हेल्प करते हैं, वो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन कि उनको क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या फंक्शन करना है, कौन से स्ट्रक्चर को अंदर आने देना है या नहीं आने देना, वो मेम्ब्रेन को प्रोटीन ही बताते हैं। तो मेम्ब्रेन की जब भी हम बात करते हैं, मेम्ब्रेन की हम जब भी बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसे प्रोटीन ही बताते हैं कि कब कौन से स्ट्रक्चर को अंदर जाने देना है और कब कौन से स्ट्रक्चर को नहीं जाने देना है। तो हम इसमें एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ओके, सो रिसेप्टर प्रोटीन bind to specific extracellular molecules called ligand. Called ligand. A ligand can be anything from a small ion like calcium to a relatively large complex hormone. So it totally depends कि it totally depends कि क्या फंक्शन करना है मेम्ब्रेन को, वो प्रोटीन्स बताते हैं। अटैचमेंट होती है उसमें, रिसेप्टर सेल्स होते हैं, उसके थ्रू पता लगता है। ओके, सो रिसेप्टर प्रोटीन्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो एक चीज को दूसरी मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। कैरियर प्रोटीन्स जो बड़े आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली नहीं आ जा सकते, वो प्रोटीन्स के थ्रू, कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प के थ्रू आते जाते हैं। चैनल्स, channels are integral proteins containing a central pore that forms a passageway completely across the plasma membrane. The channel permits the passage of water and small solids that cannot otherwise cross the lipid layers of plasma membrane. So अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो हमारे ये लिपिड स्ट्रक्चर्स हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर से डरते हैं। ओके, सो वाटर से डरने का मतलब है ये उसके आसपास भी नहीं जाना चाहते और उससे कोई लेना देना भी नहीं रखना चाहते। तो इसीलिए ये जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं इसमें एक स्पेस बना हुआ होता है ताकि वाटर बिना इनको छुए, बिना इनके कांटेक्ट में आए, सेल से अंदर भी जा सके और सेल से बाहर भी जा सके। तो उसे हम बोलते हैं चैनल प्रोटीन। और ऐसे ही चैनल और आयंस के लिए भी प्रेजेंट होते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं सोडियम पोटेशियम आयन चैनल, कैल्शियम चैनल। तो वो डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन कौन से सॉल्यूशन को, कौन से सब्सटेंसेस को ट्रांसफर कर रहा है। अगर वो सोडियम को ट्रांसफर कर रहा है
तो वो कहलाएगा पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम चैनल, सोडियम पोटेशियम। अगर वो कैल्शियम को कर रहा है तो कैल्शियम चैनल्स, आयन चैनल्स। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कौन से आयंस को वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हेल्प करता है ट्रांसफर में, सेल्स को दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ में अटैच करने में, सेल्स को रिकॉग्नाइज करने में, रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, ताकि जो इम्यून सिस्टम है उसको रिसीव कर सके, सेल्स को पता लगा सके कि कौन से सेल्स हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, कौन से सेल्स नहीं है। तो वो रिसीव करने में भी आपके हेल्प करता है। ओके, तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन, इतनी डिटेल में याद रखने की नीड नहीं है, लेकिन जो आपको याद रखना है वो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे फंक्शन करता है और प्रोटीन उसमें कैसे हेल्प करता है। Okay, so permeability of membranes. It is easy to understand permeability of membrane. Permeability of membrane. तो permeability का मतलब होता है सेल की क्षमता, या फिर आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन की क्षमता, जो उसको अलाउ करती है, या फिर उसको मेम्ब्रेन की क्षमता किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी चीज को अंदर या बाहर जाने में हेल्प करना या रोकने में। ओके, तो परमेबिलिटी का मतलब है कि आपकी मेम्ब्रेन कितनी आपकी मेम्ब्रेन कितनी सशक्त है, या फिर आप कह सकते हैं कितने अच्छे से फंक्शन कर पाती है एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो सेल्स को अगर सेल्स के अंदर प्रोटीन को एंट्री करनी है या फिर आयंस को एंट्री करनी है, तो आपकी मेम्ब्रेन को परमेबिलिटी होना जरूरी है। So there are three types of permeable membranes. There are three types of permeable membranes. First is freely. So freely का मतलब होता है कि वो सबको अलाउ करती है। फ्रीली का मतलब है वो सब कुछ अलाउ करती हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो प्रोटीन्स को भी अलाउ कर रहे हैं, लिपिड्स को भी अलाउ कर रहे हैं, आयंस, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, सारी सबको अलाउ कर रहे हैं। जो अंदर आना चाहता है वो अंदर आ सकता है सेल के, जो बाहर जाना चाहता है वो भी जा सकता है। ओके, अलाउ एनी सब्सटेंस टू पास विदाउट डिफिकल्टी, किसी भी बिना किसी डिफिकल्टी के कोई भी आयन, कोई भी वाटर, वो अपने आप आ जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली का मतलब होता है कि किसी किसी चीज को जाने देना और किसी किसी चीज को नहीं जाने देना। तो वो मेम्ब्रेन सेलेक्ट करके रखता है कि मैं सिर्फ इन कंपोनेंट्स को अंदर जाने दूंगी और किसी को नहीं जाने दूंगी। जैसे कि इसमें एग्जांपल में दिखा भी रखा है, मेम्ब्रेन ने डिसाइड किया कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स अंदर नहीं जा सकते, आयंस, वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट्स अंदर जा सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के, लेकिन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को अंदर नहीं जाने देना। तो ये सेलेक्टिवनेस हो गई कि मेम्ब्रेन ने सेलेक्ट कर लिया कि किसको जाने देना है और किसको नहीं जाने देना है। ठीक है, such as plasma membrane permit the passage of some materials and prevent the passage of others. Third one is impermeable membranes. Impermeable membranes. तो ये वो मेम्ब्रेन होती हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल को, आयंस को, वाटर को अंदर नहीं जाने देती, किसी भी चीज को अंदर नहीं जाने देती। तो नथिंग कैन पास थ्रू impermeable membrane. Cell may be impermeable to specific substances, but no living cell has an impermeable membrane. तो कोई ऐसा सेल नहीं है जिसके पास में impermeable membrane हो। रीजन यही है क्योंकि सेल को सरवाइव करने के लिए बाहर से चीजें चाहिए, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना भी है। तो इसीलिए इम्परमेबल मेम्ब्रेन सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, लिविंग सेल्स में नहीं होती।
और इम्परमेबल मेम्ब्रेन्स का मतलब यही है, मेम्ब्रेन किसी भी चीज को अंदर नहीं आने देना चाहती। ठीक है, सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। फ्रीली, जो भी स्ट्रक्चर को आना है या जो भी कंपोनेंट को अंदर आना है वो आने देती है, कोई रोक टोक नहीं है। सेलेक्टिव मतलब कुछ चीजों के लिए रोक टोक है, बाकी कुछ चीजों के लिए नहीं है। इम्परमेबल मेम्ब्रेन्स का मतलब सबके लिए रोक है, कोई अंदर नहीं आ सकता है, वेदर इट इज प्रोटीन, वेदर इट इज लिपिड, वेदर इट इज आयन, वाटर और कार्बोहाइड्रेट, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। ओके। तो जब भी हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं या फिर तो जब भी हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो परमेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो सेल के फंक्शंस को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सेल के फंक्शंस को पता लगाने में हेल्प करती है कि क्या फंक्शन है सेल का। ठीक है, देन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको इधर दिखा रखा है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने डिवाइड करा हुआ है साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म आपके सेल के अंदर का पार्ट है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है। ओके, सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो हुआ आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, वो हुआ आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से अगर कोई चीज अंदर आना चाहती है, materials may cross the plasma membrane through active or passive processes. Materials may cross the plasma membrane through active और passive processes. So active and passive processes में जो difference होता है, तो इसको आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सोडियम आयंस थे, सोडियम आयंस प्रेजेंट थे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। ठीक है, सोडियम आयंस प्रेजेंट थे, उनको सेल के अंदर जाना है। सेल के बाहर प्रेजेंट है फ्लूइड में, इनको अंदर जाना है, सेल के अंदर जाना है। ठीक है, तो ये दो तरीके से जा सकते हैं। अब इनके पास दो तरीके हैं जाने के, एक है पैसिव और एक है एक्टिव। पैसिव जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी नहीं लगती, या फिर एटीपी एटीपी नहीं यूज होते। ठीक है, जो पैसिव मैकेनिज्म है उसमें एटीपी यूज नहीं होते, एटीपी हमारे एनर्जी सोर्स होते हैं, तो एटीपी से हमारी एनर्जी का रिलेशन होता है, तो उसमें एनर्जी नहीं लगती पैसिव प्रोसेस में। कौन से प्रोसेस में? पैसिव प्रोसेस में। लेकिन एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी लगती है और एटीपी चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है। तो दो टाइप के प्रोसेस हुए, एक हुआ पैसिव, एक हुआ एक्टिव। पैसिव में हमारी कोई एनर्जी भी नहीं लग रही, एटीपी यूज नहीं हो रहा, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही। एक्टिव प्रोसेस में हमारे एटीपी यूज हो रहे हैं, बॉडी जनरेट करती है एटीपी, वो यूज हो रहे हैं एनर्जी लेवल, एनर्जी के लिए। ठीक है, तो वो यूज हो रहे हैं और फिर बाकी सारी चीजें हो रही हैं। तो नाउ डिफ्यूजन। तो पैसिव प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज डिफ्यूजन, सेकेंड इज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो अभी हमने देखा था प्रोटीन कैरियर होते हैं, प्रोटीन चैनल होते हैं, उसमें कैरियर होते हैं। कैरियर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला।
तो प्रोटीन होते हैं, सो कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, तो कैरियर की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जाना। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, तो हम इसको तीनों प्रोसेसेस को आगे देखेंगे कैसे वो तीनों प्रोसेसेस होते हैं। नाउ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, अभी हमने बात करी डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस। तो सिंपल डिफ्यूजन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, लिपिड बाइलेयर है और अंदर साइटोप्लाज्म है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है अंदर कम है, आप देख सकते हैं अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है बाहर ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम होता है बॉडी में, हमने पढ़ा है ये अभी थोड़ी देर पहले भी क्लास हुई थी उसमें भी देखा था। इक्विलिब्रियम में होता क्या है, जो चीज ज्यादा होती है एक जगह पर वो दूसरी जगह पर जाना शुरू कर देती है जहां पर वो कम हो, कम संख्या में हो। तो यहाँ पर ये ज्यादा संख्या में है, यहाँ पर ये कम संख्या में है। सेल के बाहर ये ज्यादा संख्या में है, सेल के अंदर ये कम संख्या में है। तो होता क्या है, ये धीरे धीरे सेल के अंदर अपने आप आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता है एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों साइड पर इक्वल हो जाते हैं, ना कम ना ज्यादा, दोनों साइड पर इक्वल हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, the structure of the lipid bilayer allows only small non-polar substance such as oxygen, carbon dioxide to pass through cell membrane down their concentration gradient by simple diffusion। तो इसका मतलब ये है, जो ये लिपिड बाइलेयर है, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को अलाउ करती है जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, कि वो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से मूव करे। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जो चीज जहां पर कम है वहां पर मूव होना, जो चीज जहां पर कम है वो ज्यादा से वहां उस तरफ मूवमेंट होना। ठीक है, सो ये होता है सिंपल डिफ्यूजन। नाउ कम फैसिलिटेड डिफ्यूजन, नाउ कम फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो यहाँ पर हम अब प्रोटीन की हेल्प लेते हैं, यहाँ पर हम प्रोटीन की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रोटीन है ब्लू कलर में। ओके, सो ये हेल्प करता है। अब अभी हमने देखा कि सिंपल डिफ्यूजन से तो सारे जा नहीं सकते, सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जा पा रहे हैं, बाकी कोई नहीं जा पा रहा। तो बाकी जो चीजें हमें चाहिए होती है सेल के फंक्शन के लिए, वो सेल के अंदर नहीं जा पा रही। तो उसके लिए सेल ने क्या करा, प्रोटीन की हेल्प ली। किसकी हेल्प ली, प्रोटीन की हेल्प ली, और कहा कि आप मेम्ब्रेन को छोड़ो, आप खुद हमें सब्सटेंसेस जो बाहर ज्यादा है मात्रा में वो अंदर ले आओ। ठीक है, वो अंदर ले आओ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन कलर वाले सब्सटेंसेस बाहर ज्यादा थे, तो प्रोटीन की हेल्प से उन्होंने सेल के अंदर आना शुरू कर दिया। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये साइटोप्लाज्म में बीच में मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन में प्रोटीन है। तो प्रोटीन ने हेल्प करी यहाँ से यहाँ लाने में, ज्यादा वाली संख्या से कम जगह, कम संख्या वाली जगह लाने में। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी आप यही देख सकते हैं। तो ये मेनली आपका जो यूज होता है ये सोडियम पोटेशियम में होता है, सोडियम पोटेशियम में होता है और बाकी चीजों में भी होता है, बाकी आयंस में भी होता है। ओके, सो फॉर टुडे हम इतना ही करते हैं, इसको एक बार थोड़ा ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। इसके आगे जाने पे आपको थोड़ा ज्यादा हो जाएगा एक दिन में ये, क्योंकि अभी हमने सुबह भी टॉपिक कंप्लीट किया है। सो सेल्स थ्योरी, cells are the smallest living unit in the body, cells are the smallest living unit in the body, could not be examined until invention of microscope. Each cell maintain homeostasis at cellular level.
Coordinated activities of cells allow homeostasis at higher organizational levels. तो सेल्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग, जो अपने पूरे फंक्शंस खुद से कर सकते हैं। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल्स से ही हमारी पूरी बॉडी बनती है। ह्यूमन लाइफ में जितने भी हमारे चेंजेस होते हैं वो सेल्स की वजह से ही हो पाते हैं। जो फंक्शन हम कर पाते हैं वो सेल्स की वजह से ही कर पाते हैं। ऑल न्यू सेल्स, जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स के डिवीजन से ही बनते हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट परफॉर्म ऑल वाइटल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो सबसे छोटा यूनिट जो है सेल, वो सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन खुद से इंडिपेंडेंटली कर सकता है। सेल्स डिफरेंशिएट फॉर स्पेशलाइजेशन। सेल्स डिफरेंशिएट फॉर स्पेशलाइजेशन। तो एक सेल काफी सारे सेल्स में बदल सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है, स्पेशलाइज कर सकता है। उसकी क्षमता होती है, उसके जेनेटिक मटेरियल्स की वजह से उसकी क्षमता होती है कि वो आगे जाके डिवाइड हो पाए। तो एक ही तरीके का सेल्स फर्टिलाइज ओव्यूम वो डिवाइड होता है काफी सारे सेल्स में, मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद में वो स्पेशलाइजेशन में चले जाता है। स्पेशलाइजेशन में जाने का मतलब है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। सेल्स डिफरेंशिएशन के बाद में सेल्स के स्ट्रक्चरल अगर हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर है ऐसा जिसमें सेल्स का इंपॉर्टेंस होता है। सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर है जो सेल्स को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से सेल्स के इंटरनल कंपोनेंट्स को बचा के रखता है, आइसोलेट करता है, अलग करता है। तो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिजिकल आइसोलेशन, रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट से एक्सचेंज करता, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयन, उन सब का एक्सचेंज होना, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हेल्प करता है। सेंसिटिविटी टू एनवायरनमेंट, structural support, lipid bilayer provides isolation, proteins perform most other functions, proteins perform most other functions। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। दो लेयर्स होती हैं उसमें, और जो फॉस्फोट कंपोनेंट होता है वो बाहर की तरफ होता है, टेल कंपोनेंट जो होता है वो अंदर की तरफ होते हैं। जो फॉस्फेट कंपोनेंट है या हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होती है। जो टेल वाला कंपोनेंट है या लिपिड कंपोनेंट है वो हाइड्रोफोबिक होती है। ओके। देन सेल मेम्ब्रेन्स हैव सर्टेन प्रोटीन। तो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो हेल्प करते हैं सेल्स के लिए बहुत सारे फंक्शन करने में। तो सेल्स में अगर प्रोटीन नहीं होंगे या सेल्स में प्रोटीन की कमी हो जाती है या कोई रीजन से प्रोटीन सिंथेसाइजिस नहीं हो पाता है तो सेल्स अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। तो सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी होती है। तो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं जो सारे स्ट्रक्चर्स को, सारे कंपोनेंट्स को अलाउ करती हैं फ्रीली मूव करने के लिए, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ फ्रीली मूव करने के लिए। तो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं जो फ्रीली प्लाज्मा परमिएबल होती हैं, फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। उनकी तरफ से, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होती किसी भी सब्सटेंस को मूव करने के लिए। तो देयर इज नो डिफिकल्टी इन फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो मोस्टली हमारी बॉडी में पाई जाती हैं वो सेलेक्टिवली होती हैं। तो इसमें होता क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंसेस को परमिशन देती है अंदर से बाहर जाने के लिए, बाहर से अंदर आने के लिए, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस को वो परमिशन नहीं देती। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स को परमिशन नहीं है, बाकी आयंस, वाटर और कार्बोहाइड्रेट्स को परमिशन दे रखी है। ओके। तो प्रोटीन, लिपिड्स, आयंस, वाटर एंड
कार्बोहाइड्रेट्स को परमिशन दे रखी है लेकिन बाकी को परमिशन नहीं दे रखी है। सिमिलरली होते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो किसी को भी अलाउ नहीं करते, वो किसी को भी पास करने के लिए अलाउ नहीं करते। बॉडी में ये प्रेजेंट नहीं होती है, सेल्स में ये जो सेल्स होते हैं बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट, उसमें ये नहीं होती है। रीजन रीजन यही है क्योंकि सेल्स को नीड होती है कम्युनिकेट करने की एक बाहर से, तो सेल्स को एक्सचेंज करना होता है। बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सेल के पास खुद से नहीं होते, वो बाहर से आते हैं, बाहर से मिलते हैं, दूसरे एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड से मिलते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर। तो वो सब सेल को सर्वाइवल के लिए नीड होती है, इसीलिए इम्परमेबल मेम्ब्रेन सेल्स में नहीं। Then comes your membrane transport mechanism. Membrane transport mechanism. तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की हम जब भी बात करते हैं तो उसमें दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्टिव प्रोसेस, दूसरा होता है पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस में आपको एटीपी की नीड होती है, पैसिव प्रोसेस में इसमें एटीपी नीड नहीं होती, एटीपी नीड नहीं होती। एक्टिव में होती है, एटीपी चाहिए होते हैं, पैसिव में नहीं चाहिए होते हैं। पैसिव प्रोसेसेस इंक्लूड डिफ्यूजन, carrier mediated transport. Active processes include carrier mediated transport and vesicular transport. So diffusion is simple. Diffusion is of two types. First is simple and second is facilitated. Facilitate का मतलब होता है किसी चीज को हेल्प करना, किसी चीज को हेल्प करने के लिए किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोटीन है, वो फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है मेम्ब्रेन की, ताकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट हैं वो इसमें आ जाए। ओके, तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिलती हैं। Okay, so we will end the class here only. We will not take it further.